हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्पित और आपका स्वागत है लॉर्ड्स ऑफ लिटरेचर पर। दोस्तों, आज हम जिस पोएम की समरी और क्रिटिकल एप्रिसिएशन डिस्कस करेंगे वो है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की ब्रेक ब्रेक ब्रेक। इस पोएम को ऑलरेडी मैंने एक वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रहा हूं। आप पहले उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि तभी आपको ये पोएम अच्छी तरह से समझ में आएगी और तभी आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करने में आसानी होगी। तो चलिए हम इसकी समरी की शुरुआत करते हैं। पहले आप एक बार इस पोएम को देख लीजिए। ये 16 लाइन की बहुत छोटी सी पोएम है, लेकिन ये बहुत ही खूबसूरत पोएम है। और इसे शुरू करने से पहले मैं आपको इतना बता दे रहा हूँ कि टेनिसन के एक फ्रेंड थे ऑथर हैलम, जिनकी डेथ हो गई थी। वो उनके कॉलेज के फ्रेंड थे और उनके डेथ हो जाने से टेनिसन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थे, वो बहुत ज़्यादा दुखी रहते थे। और ऐसे ही समय में वो समुद्र के किनारे अकेले ही बैठे थे और समुद्र की लहरों को पथरीले किनारों से टकराते हुए देख रहे थे। उसके बाद उन्होंने इसी जो है स्थिति में ये पोएम लिखी हुई है, यही इसका बैकग्राउंड है। और अब चलिए हम इसकी समरी की शुरुआत करते हैं। द स्पीकर एड्रेसेस द वेव्स ऑफ द सी, यानी जो स्पीकर हैं टेनिसन, वो समुद्र की लहरों को एड्रेस कर रहे हैं, यानी उन्हें संबोधित कर रहे हैं, उनसे कुछ कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? टेलिंग देम टू क्रैश अगेंस्ट द रॉकी शोर अगेन एंड अगेन। वो लहरों से कह रहे हैं कि तुम इसी तरह से, जो रॉकी शोर है, रॉकी मतलब पथरीला, शोर मतलब किनारा, तो समुद्र का जो पथरीला किनारा है उससे तुम इसी तरह से टकराती रहो बार बार। वॉचिंग दिस हैपन, स्पीकर yearns for the ability to express troubling thoughts that wouldn't go away। देखिए, जब ये लहरों को पत्थरों से टकराते हुए देख रहे हैं तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि इस तरह से समुद्र अपने दुख को, अपने गुस्से को, अपनी नाराजगी को व्यक्त कर रहा है, जबकि ये खुद इनके मन में जो दुख भरे विचार चल रहे हैं, ये ना तो उन्हें एक्सप्रेस कर पा रहे हैं और ना ही वो उनके दिमाग से हट रहे हैं। तो इसीलिए ये कह रहे हैं कि और ऐसा होते हुए देखकर, यानी जब लहरें इस तरह से किनारों से टकरा रही हैं, ऐसा होते हुए देखकर स्पीकर, यर्न मतलब किसी चीज को की इच्छा करना, बहुत व्याकुल होकर, तो वो यर्न कर रहे हैं किस चीज के लिए? एबिलिटी के लिए, यानी कुछ क्षमता के लिए। किस चीज की एबिलिटी के लिए? एक्सप्रेस ट्रबलिंग थॉट्स। उनके मन में जो ट्रबलिंग थॉट्स चल रही हैं, जो परेशानियां, जो दुख उनके मन में चल रहा है, ऐसे विचार जो उन्हें परेशान कर रहे हैं, उन्हें वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। तो वो उन्हें एक्सप्रेस करने की एबिलिटी चाहते हैं, जो कि उनके दिमाग से जो विचार जा नहीं रहे हैं, हट नहीं रहे हैं। आगे देखते हैं। लुकिंग आउट ऑन टू द वाटर, वाटर मतलब सी, समुद्र। तो जब वो समुद्र की तरफ देख रहे हैं, द स्पीकर वॉचेस अ फिशरमैन सन, तो समुद्र की ओर देखने पर वो एक मछुआरे के बेटे को देख रहे हैं। येलिंग आउट, जो कि चिल्ला रहा है। वाइल प्लेइंग विद हिज सिस्टर, अपनी बहन के साथ खेलते समय। इसका मतलब वो खुशी से चिल्ला रहा है। as well as a young sailor who sings while sailing through the cove। cove का मतलब होता है छोटी खाड़ी, यानी समुद्र। तो इसके अलावा उन्होंने देखा एक मछुआरे को जो युवा है, और वो भी नाव चलाते हुए समुद्र में कोई गीत गा रहा है। इसका मतलब वो भी खुश है और अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पा रहा है। और ये इसी बात से दुखी हैं कि एक छोटा बच्चा और ये युवा नाविक, ये लोग अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं, वो समुद्र भी अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहा है, जबकि ये अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। देयर आर ऑल्सो इम्प्रेसिव बोट्स सेलिंग थ्रू द बे। बे का मतलब भी खाड़ी होता है, यानी समुद्र ही। तो इसके अलावा वो देख रहे हैं कि यहाँ पर सेलिंग आउट क्या हो रहा है, समुद्र में जो है तैर रही हैं बहुत बड़ी इम्प्रेसिव बोट्स, यानी पानी के जहाज को वो तैरते हुए देख रहे हैं। एंड द स्पीकर एनवियस देम पासिंग इनटू आइडियल। आइडियल का मतलब होता है अनुकूल या सुरक्षित जगह, यानी कि हार्बर, वो बंदरगाह जहां पर पानी के जहाज रुकते हैं। और एनवियस का मतलब कल्पना करना। तो उन जहाज़ों को यहाँ तैरते हुए जाते हुए देखकर जो राइटर हैं यानी टेनिसन, ये कल्पना कर रहे हैं कि ये जहाज तो जो है जा रहा है अपने डेस्टिनेशन पर, जिस तरह से इंसान वापस जाता है अपने डेस्टिनेशन पर, यानी कि हेवन में। लेकिन अंतर क्या है कि इंसान तो कभी वापस नहीं आता, जबकि ये जो पानी के जहाज हैं ये अपनी लंबी यात्राओं पर जाते हैं, वहां से वापस आते हैं, हार्बर पे जाते हैं, अपने डेस्टिनेशन पे जाते हैं और वहां से भी वापस आते हैं। तो देखिए आगे क्या कह रहे हैं। बट वॉचिंग दीज शिप्स
doesn't distract the speaker from the memory of touching the hand of an एक्विटेंस। एक्विटेंस का मतलब होता है परिचित, कोई अच्छा, कोई ऐसा व्यक्ति जिसे आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो यहाँ पर एक्विटेंस मतलब हैलम की बात हो रही है। हु नो लॉन्गर एग्जिस्ट, हुज वॉइस हैज गॉन साइलेंट फॉर एवर। तो यहाँ पर यही कहने का मतलब है जो मैंने आपको बताया कि पानी का जहाज जो है वो तो अपनी लंबी यात्राओं पर जाता है, अपने हार्बर पर भी जाता है और वहां से वापस भी आता है, लेकिन जो हेलम है वो जो चले गए हैं, अब ये वापस ना तो उनके टच को कभी एक्सपीरियंस कर सकते हैं उनके हाथ के, और ना ही दोबारा कभी उनकी वॉइस को सुन सकते हैं जो कि अब शांत हो गई है। कहने का मतलब है कि इंसान कभी लौटकर वापस नहीं आता। आगे देखते हैं। Again, the speaker calls out to the waves as they smash against cliff along the shoreline अगेन एंड अगेन। इसके बाद वो एक बार फिर से समुद्र की लहरों से कहते हैं कि तुम इसी तरह से जो है, जो किनारे की क्लिफ्स हैं, जो पहाड़ियां हैं, जो पहाड़ हैं, पथरीला किनारा है, उससे तुम इसी तरह बार बार टकराती रहो। कहने का मतलब ये है कि जो प्रकृति है वो अपने आप को रिपीट करती रहती है बार बार, हमेशा के लिए, और कभी भी उसका कोई अंत नहीं होता। और वो क्या फील कर रहे हैं? फीलिंग दैट द इजी हैप्पीनेस ऑफ प्रीवियस डेज विल नेवर रिटर्न। देखिए, आप ये जो आगे की लाइन पढ़ेंगे तभी से क्लियर होगा, इसलिए मैं ये भी कह रहा हूँ कि आप पहले जो पोएम को एक्सप्लेन किया है वो ज़रूर देख लें, क्योंकि तभी आपको क्वेश्चन आंसर्स अच्छी तरह से समझने में आसानी रहती है। तो ये कह रहे हैं कि लहरें जो हैं वो बार बार टकराती रहती हैं हमेशा ही, यानी कि जो नेचर है वो खुद को रिपीट करता रहता है। लेकिन जो इजी हैप्पीनेस थी, ये भी हेलम की बात है कि उनके ज़िंदगी की जो खुशियाँ थीं प्रीवियस डेज में, यानी पुराने दिनों में, विल नेवर रिटर्न, वो कभी भी लौटकर वापस नहीं आएंगी। कहने का मतलब यही है कि नेचर तो खुद को रिपीट कर रहा है, लेकिन इंसान जो चला गया, मेरी खुशियाँ जो चली गई, वो अब कभी रिपीट नहीं होंगी, वो कभी भी लौटकर वापस नहीं आएंगी। तो देखिए, यहाँ पर इसकी समरी कंप्लीट हो गई है। अब हम लोग इसका क्रिटिकल अप्रिसिएशन देख लेते हैं। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन कंपोज्ड ब्रेक 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 इन 1835। 1835 में उन्होंने इस पोएम को कंपोज किया था। 2 years आफ्टर द डेथ ऑफ हिज क्लोज फ्रेंड एंड फेलो पोएट आर्थर हेलम। 2 साल बाद, यानी इसके 2 साल पहले हेलम की डेथ हुई थी, उनकी डेथ के 2 साल बाद उन्होंने इस पोएम को कंपोज किया हुआ था। आगे देखते हैं। बिकॉज द पोएम स्पीकर lament the death of close acquaintance, most readers read break 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 as an elegy to Hallam। क्योंकि इस पोएम में हेलम की डेथ और इन सब चीज़ों से जुड़ी हुई बात है, इसलिए रीडर ज़्यादातर इसको पढ़ते हैं एक एलजी के रूप में जो कि हेलम के लिए लिखी गई है। दो द पोएम स्टैंड्स ऑन इट्स ओन एज अ मोर जनरल मेडिटेशन ऑन मॉर्टेलिटी एंड लॉस। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये केवल हेलम के लिए एलजी है, बल्कि वास्तव में ये पोएम जो है एक ज़्यादा जनरल सब्जेक्ट पर है। और ये सब्जेक्ट क्या है? मेडिटेशन है, यानी कि विचार है, विचार करना या चिंतन करना एक तरीके से है। किस बात पर? मॉर्टेलिटी पर, यानी डेथ पर। हम सभी इंसानों को एक ना एक दिन मरना होता है, तो इसी को मॉर्टेलिटी कहते हैं, जिसकी डेथ हो जाए, जो जिसकी डेथ निश्चित हो। तो ये मॉर्टेलिटी और लॉस, यानी कि हम सभी के लव्ड वंस एक ना एक दिन इस दुनिया से चले जाते हैं, और इस लॉस से भी हम सबको गुजरना होता है। तो ये इन दोनों चीज़ों पर एक तरीके के मेडिटेशन की तरह है ये पोएम। द पोएम implies that the speaker is mourning someone's death and being forced to face the fact that this person will never return। तो ये पोएम जो है, इससे हमें पता चलता है कि जो राइटर हैं वो किसी की डेथ पर मौन कर रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, और वो मजबूर हैं इस फैक्ट को स्वीकार करने के लिए कि अब वो इंसान कभी भी लौटकर वापस नहीं आएगा। Although the poem doesn't clarify the circumstances of the speaker's loss, हालांकि ये पोएम जो है क्लैरिफाई नहीं करती है उन सर्कमस्टेंसेस को जिनके थ्रू स्पीकर को ये लॉस हुआ है, यानी हेलम की डेथ कैसे हुई है, इस सब बारे में यहाँ पर कुछ भी नहीं कहा गया है। इट्स क्लियर दैट इट हैज़ thoroughly unsettled द स्पीकर। लेकिन इसके बावजूद ये बिल्कुल क्लियर है कि इस घटना ने जो स्पीकर हैं, जो राइटर हैं, यानी अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन को
पूरी तरह से उसने अनसेटल्ड कर दिया है, यानी बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया है। अब इस पोएम का हम फॉर्म देख लेते हैं। ब्रेक 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 डजेंट एडहीर टू अ स्ट्रिक्ट पोएटिक फॉर्म। एडहेर का मतलब होता है पालन करना। तो ये जो पोएम है ब्रेक ब्रेक ब्रेक, ये किसी स्ट्रिक्ट पोएटिक फॉर्म को फॉलो नहीं करती है, उसका पालन नहीं करती है। हाउ एवर, दिस इज नॉट टू से दैट द पोएम हैज नो स्ट्रक्चर एट ऑल। लेकिन ये कहना भी ठीक नहीं है कि इस पोएम का कोई भी स्ट्रक्चर है ही नहीं। कैसे, आइए देखते हैं। Since it is very clearly organized into four quadrants, क्योंकि ये पोयम बहुत ही क्लियरली ऑर्गेनाइज है, बिल्कुल स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं कि ये पोयम 4 क्वाड्रेंट्स में ऑर्गेनाइज है। क्वाड्रेंट्स किसे कहते हैं? जो 4 लाइनों का स्टैंजा होता है उसे क्वाड्रेंट्स कहते हैं। अल्टीमेटली क्रिएटिंग अ 16 लाइन पोयम रेमिनिसेंट ऑफ द क्वार्टर्न, ए मेडिवल फ्रेंच फॉर्म। तो इस तरह से, क्योंकि ये 4 जो है क्वार्टर्न में ऑर्गेनाइज है, तो ये याद दिलाती है। रेमिनिसेंट मतलब होता है किसी चीज को याद दिलाना किसी चीज की, तो ये याद दिलाती है किसकी? क्वार्टर्न की। क्वार्टर्न क्या है? क्वार्टर्न एक मेडिवल फ्रेंच फॉर्म है पोइट्री लिखने की, तो ये याद दिलाती है उस फ्रेंच फॉर्म की पोइट्री की। आगे देखते हैं इसके मीटर के बारे में। ब्रेक 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 इज नॉट रिटन इन फ्री वर्स, इसको फ्री वर्स में नहीं लिखा गया है। इवन दो इट्स मीटर वेरीज थ्रू आउट द पोएम, लेकिन इसके बावजूद इस पोएम का जो मीटर है वो पूरी पोएम में बदलता रहा है। ऑन द होल वन कुड आर्ग्यू दैट द स्पीकर एम्प्लॉयज इरेगुलर ट्राईमीटर। हालांकि कोई भी इंसान ये तर्क दे सकता है कि जो स्पीकर हैं यानी टेंसन है, उन्होंने इस पोयम में इरेगुलर ट्राईमीटर का इस्तेमाल किया हुआ है। सिंस द मेजॉरिटी ऑफ द लाइन्स आर मेड अप ऑफ 3 मेट्रिकल फीट, क्योंकि इसकी जो ज़्यादातर लाइन्स हैं वो 3 मेट्रिकल फीट के से बनी हुई हैं। अब इस पोएम का हम राइम स्कीम देख लेते हैं। राइम स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट होती है और इसको आप अच्छी तरह से समझिएगा। ब्रेक 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 फॉलोज इट्स ओन राइम स्कीम। ये पोएम अपनी खुद की राइम स्कीम फॉलो करती है, इन विच द सेकेंड एंड फोर्थ लाइन्स एवरी स्टैंजा राइम, जिसमें कि हर स्टैंजा की दूसरी और चौथी लाइन राइम करती है, यानी उसके लास्ट के वर्ड एक जैसे होते हैं। दस इट्स राइम स्कीम लुक्स लाइक दिस, यानी उसकी राइम स्कीम किस तरह की दिखाई देती है? विद न्यू राइम साउंड्स स्लॉटेड इनटू द बी लाइन्स इन ईच स्टैंजा, यानी हर स्टैंजा की जो बी लाइन है वो एक दूसरे से राइम करती है। जैसे अगर 4 लाइनें हैं ए बी सी बी, यानी कि दूसरी और चौथी लाइन एक दूसरे से राइम कर रही है। इसके बाद देखते हैं दिस इज अ फेयरली कॉमन राइम स्कीम। ये बहुत ही कॉमन राइम स्कीम है। एंड इट्स स्टीडीनेस कंट्रास्ट विद द इरेगुलरिटी ऑफ द पोएम्स मीटर। तो ये बहुत ही कॉमन राइम स्कीम है और इसकी स्टेडीनेस जो है वो इस पोएम के मीटर की जो इरेगुलरिटी है उसके विपरीत है। What's most notable through is that the poem's first rhyme pair C and me, जो ज्यादा ध्यान दिए जाने वाली चीज है वो ये है कि जो इसका फर्स्ट राइम पेयर है C और मी रीअपियर्स इन द फाइनल स्टैंजा, वो एक बार फिर से अपीयर होता है इसके फाइनल स्टैंजा में, यानी कि इसके लास्ट स्टैंजा में। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा और आपने अब तक ये चैनल भी सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो अभी कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही।